कैसे हैं आप लोग। तो स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बेसिकली ये चैप्टर खाली प्लांट के रेस्पिरेशन का नहीं है, जो रेस्पिरेटरी पाथवे है, जो ऑक्सीडेटिव पाथवे है ग्लूकोज का, जिसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल वो सब आ जाता है। वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कि मल्टी सेल बेसिकली यूकैरियोट्स हैं, जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है, वहां पर आपको सेम सेट ऑफ साइक्लिक पाथवे या मेटाबॉलिक पाथवे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जब हमारी जो बुक है एनसीईआरटी बुक हमको ये बताती है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में क्या पढ़ना है, तो वो ये बताती है कि देखो प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं। वो एक बात हमें सबको आनी चाहिए पहले से, या हमें समझनी चाहिए, क्योंकि जो हमने पिछला चैप्टर फोटोसिंथेसिस किया है उसके अंदर हमने क्या सीखा कि प्लांट्स CO2 लेते हैं और O2 निकालते हैं, लेकिन प्लांट्स को भी तो ब्रीदिंग करनी है, उसके लिए उन्हें O2 लेना है, CO2 निकालना है। तो ये बात हमारी एनसीईआरटी बुक हमको सिखा रही है। गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा है ना। अब इसमें क्या हुआ कि जब प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना था तो उसने इनटेक किया CO2 का, और फिर आउटपुट हुआ O2 का। दिस वॉज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लेकिन अब प्लांट को जब ब्रीदिंग करनी है, प्लांट को भी रेस्पिरेशन करना है, और प्लांट को भी मेटाबॉलिक पाथवे बेसिकली कर करके दिखाने हैं, तो उसके लिए भी प्लांट O2 लेगा और CO2 रिलीज करेगा। जैसे हम करते हैं ब्रीदिंग, वी टेक O2 फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड वी गिव आउट CO2. So this is in case of respiration. ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आती है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये तो पीछे छूट गया, ये तो निकल गया चैप्टर। अब बात हो रही है इस चैप्टर की। इसमें क्या होगा, तो इसमें हमको जो केमिस्ट्री है, ब्रीदिंग के पीछे की जो केमिस्ट्री है, या बोले बायोकेमिस्ट्री है, वो हमको सीखनी है। वो क्या है, और इस चैप्टर का फ्रेम मैं आपको बता देता हूं। इस चैप्टर से 3 टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, नीट के अंदर आते ही हैं। एक तो है एफिशिएंसी पर क्वेश्चन आता है, कि कौन सा रेस्पिरेशन कितना एफिशिएंट है। हम 2 तरह के रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है रेस्पिरेटरी कोशेंट पर। RQ, यहां पर हम बहुत डिटेल में RQ की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ फोकस करेंगे उन चीजों पर जिन पर सवाल आ सकते हैं। एंड तीसरा ऑफ कोर्स जो लास्ट पार्ट बचा है वो है स्कीम ऑफ रेस्पिरेशन। ये बच्चों बहुत ढंग से करनी है, क्योंकि इनमें से ना कई बार इन बिटवीन भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अंदर से भी सवाल आ जाते हैं। इन जो बीच बीच के जो रेस्पिरेटरी रिएक्शंस हैं वहां से भी सवाल आ जाते हैं, ग्लाइकोलिसिस के बीच से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्रेब्स साइकिल के बीच से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जो स्कीम ऑफ रेस्पिरेशन है, इसमें हमें 4 स्टेजेस पढ़नी है। हाउ मेनी? 4 स्टेजेस, जिसमें से 2 स्टेजेस तो होती हैं साइटोप्लाज्म में और 2 होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म हाई टेम्परेचर पर कहलाता है साइटोसोल। सोल और जेल, ये आप जानते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की स्टेट्स होती हैं। सेल के लिए मैंने बताया था कि टेम्परेचर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, अगर सपोज 0.1 डिग्री बढ़ गया तो सोल बन जाएगा, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म, और थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो गया, 0.1 डिग्री कम हो गया तो जेल बन जाएगा, थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाएगा।
साइटोप्लाज्म, जो कि एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, हम सब जानते हैं। और कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती है सोल और जेल। तो कहीं पर अगर लिखा है साइटोसोल, इट मींस व्हाट, साइटोप्लाज्म का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो ये 3 पार्ट हमें इस चैप्टर के कंप्लीट करने हैं बच्चों, ठीक है ना। पहले हम बात करेंगे एफिशिएंसी की। C6H12O6 plus 6O2 forms 6CO2 plus 6H2O plus 686 kilocalories of energy। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन है। जिसमें हम 38 ATP स्टोर करते हैं। हाउ मेनी? 38 ATP आर स्टोर्ड, ठीक है। अब इसके लिए जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखेंगे, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं पेज नंबर का, पेज नंबर 234। यहां पर लिखा हुआ है, hence there can be a net gain of 36 ATP molecules during aerobic respiration of 1 molecule of glucose। The book says it is 36 ATP। तो 2 ATP कहां गए भाई? ये सोचने की बात है कि नहीं है? बोलिए हाँ या ना। The respiratory balance sheet, article 14.5, page number 234। एनसीईआरटी बुक कह रही है कि 36 एटीपी है, 38 नहीं है। अब ये काम हमारा बचता है कि हम जो 38 की वैल्यू है उसे 36 पर कैसे ला करके समझें। आप लोगों की बुक में क्या लिखा है? सर इन माई बुक इट इज 38 ATP ओनली। आर यू टॉकिंग अबाउट द सेम पेज बच्चा? पेज 234, आर्टिकल 14.5। इस आर्टिकल 14.5 की जो लास्ट लाइन है पेज 234 पर, सबकी किताबों में 38 है। और देखिए मेरे पास जो बुक है, मैंने आपको बोला था कि ये 2 साल पुराना एडिशन है, तो मुझे भी अब एडिशन चेंज कर देना पड़ेगा ना। देखिए जरा बच्चों, आप क्या देख रहे हैं? व्हाट इट इज रिटन हियर, कैन यू सी दिस? क्या वैल्यू है ये? अब देखिए कोई बच्चा लिख रहा है कि 36 है, मेरी बुक में भी 36 है। तो जो नई बुक है उसमें इसे सही कर दिया गया। और सही क्या है? सही है 38, सही है 38, 36 नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी में भी करेक्शंस के लिए टीचर अपने मैसेजेस भेजते रहते हैं कि करेक्शन कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए, ठीक है ना। तो हम सबको करेक्शन कर लेना चाहिए। और ये हो गया 38, ऑलराइट। अब देखिए एक एटीपी की एनर्जी कितनी होती है? 1 ATP is equal to 8.9 किलो कैलोरीज। बनी कितनी? 686। स्टोर कितनी हुई? 38 इंटू 8.9, इट विल बी 338.2 किलो कैलोरीज। तो बनी 686 और स्टोर हुई 338। बाकी कहां गई? कितने परसेंट स्टोर हुई? तो आप बोलेंगे 338 अपॉन 686 मल्टीप्लाइड बाई 100, इट विल कम आउट टू बी 49%। तो एरोबिक रेस्पिरेशन 50% से भी कम एफिशिएंट है, 50% से भी कम एफिशिएंट है। अब आगे बढ़ते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन पे चलते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
C6H12O6 forms 2CO2 plus 2C2H5OH plus 50 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो बच्चे कहते हैं 50 किलो कैलोरीज है, वहां तो 686 थी, बहुत आ रही है। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूल नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। रिएक्शन में मोल होता है, आपको मालूम है, बट बुक में लिखा है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल ही चलाएंगे। ठीक, ये हो गए रिएक्शन। बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन हो रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, CO2 और अल्कोहल बन रहा है, और एनर्जी कितनी निकल रही है? 50 किलो कैलोरीज, वहां निकली थी 686। बट होता क्या है, यहां पर 2 ATP आर स्टोर्ड, दैट इज इक्वल टू 17.8 किलो कैलोरीज, 17.8 किलो कैलोरीज। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? 17.8 अपॉन 50 मल्टीप्लाइड बाई 100, this will be 17.8 into 2, 1 2, this will be 35.6%। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 13% ज्यादा एफिशिएंट है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से सिर्फ 13% मोर एफिशिएंट है। हम दोनों करते हैं, जब हम मेहनत कर रहे होते हैं तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, फिर थक जाते हैं तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एज सिंपल इट इज। और फिर आता है एक और फिनोमेना जिसका नाम है फर्मेंटेशन। हाउ डू यू डिफरेंशिएट फर्मेंटेशन फ्रॉम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन? How do you differentiate fermentation from anaerobic respiration? कैसे बताएंगे कि फर्मेंटेशन कौन सा है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कैसा? फर्मेंटेशन एक ऐसा ऑक्सीडेशन है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, जो ऑक्सीजन के यूज किए बगैर होता है। यहां भी हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकता है, खुली हवा में हो सकता है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, वहां पर होता है फर्मेंटेशन। जो मशीन्स हैं उनका नाम है फर्मेंटर्स। तो फर्मेंटेशन का मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बिना ऑक्सीजन को यूटिलाइज किए अगर ये रिएक्शन हो रही है तो उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब जैसे हम बोलते हैं डो, गूंदा हुआ आटा, आटे में पानी मिलाया ना रोटी बनाने के लिए, उसको गूंदा जाता है डो। तो इसको अगर आप खुली हवा में रख दें रात को, खुली हवा में ऑक्सीजन में, तो ये सुबह को खमीर बन जाता है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें ये नहीं हुआ, इसमें ये हुआ, तब नाम रखा फर्मेंटेशन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो गया, ऑक्सीजन को यूज नहीं किया। ईस्ट क्या करता है? ईस्ट फर्मेंटेशन करता है, हाँ या ना? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, बिना ऑक्सीजन लिए, तो वो फर्मेंटेशन। और आसानी से अगर आपको कहना चाहें इसको, तो आप ये बोलिए, जस्ट अ सेकेंड, आप बोलिए कि अगर लिविंग सेल में होगा तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा, और अगर डेड मटेरियल में होगा, डेड उसे बोलते हैं जो पहले लिविंग था। डेड किसे बोलते हैं? जो पहले लिविंग था उसे बोलते हैं डेड। अब वो नहीं है लिविंग, अब वो डेड हो गया। तो डेड मटेरियल में अगर हो रहा है, जैसे आपने फल रख दिए घर में, उनकी रॉटिंग शुरू हो जाती, वो डेड है, वो फर्मेंटेशन। और लिविंग सेल में अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, अब चलते हैं आरक्यू पर, रेस्पिरेटरी कोशेंट पर चलते हैं। आपका जो टेस्ट सीरीज का पार्ट है वो इस चैप्टर के बाद कंप्लीट हो जाएगा। देन यू विल हैव टू अटेम्प्ट टेस्ट 5, जो हमारी सीरीज चल रही है टेस्ट की, उसमें टेस्ट 5 आपको देना है इस चैप्टर के बाद। सो बी रेडी फॉर दैट।
जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा उसके नेक्स्ट डे आपको वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और फिर बाकी के जो चैप्टर्स रह जाएंगे वो खत्म होने के बाद टेक्स्ट 6, देन यू विल हैव टू अटेम्प्ट ऑल द फुल टेस्ट्स, राइट। जिसके लिए आप, मैं चाहूंगा कम से कम टाइम दें, हर 2-3 दिन के बाद एक फुल टेस्ट दें। तो फुल टेस्ट की जितनी बेहतर तैयारी होगी उतना ही मजा आएगा आपको नीट का पेपर देने में, एंड दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू देन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को, रेस्पिरेटरी कोशेंट RQ is equal to volume of CO2 evolved upon volume of oxygen consumed। ये होता है RQ, कितनी CO2 निकली, कितनी ऑक्सीजन गई, यूज हुई, ठीक है। अब अगर हम ये बोलें x/0 तो ये हो जाएगा इंफिनिटी, और 0/x इज 0। अगर ऑक्सीजन यूज ना हो, ऑक्सीजन 0, तो RQ की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, और वो किस में है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अभी अभी तो देखा, ठीक है। अब ये तो एक अलग बात हो गई, इनफाइनाइट वैल्यू आ गई RQ की एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब बाकी हमारे पास जो वैल्यू बचती हैं, कि अगर हमने बोला CO2 ज्यादा यूज हुई, ऑक्सीजन कम निकली, सॉरी, CO2 ज्यादा निकली, ऑक्सीजन कम यूज हुई, या दोनों बराबर हुई, है ना, या ऑक्सीजन ज्यादा यूज हुई, CO2 कम निकली, तो ये वैल्यू वेरी करेगी। क्या वेरी करेगी, इसे तो हम हटा देते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में RQ इंफिनिटी होता है, ऑक्सीजन यूज ही नहीं होती। अब क्या होगा, अब यहां पर कई सारी कंडीशंस आ जाएंगी, और ये सारी कंडीशन बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन की हैं। These are all for aerobic respiration. All the conditions are for aerobic respiration, जो अब आप देखने जा रहे हैं। क्या क्या है बच्चों वो, RQ is unity, that is 1. RQ is less than unity, 1 से कम। क्या मतलब हुआ 1 से कम का, more oxygen used, less CO2 evolved। RQ is 0। अभी देखा कब होगा, जब CO2 ना निकले, ऑक्सीजन यूज हो। RQ is greater than unity। इसमें तो इंफिनिटी भी आ जाएगा, लेकिन उसे हमने अलग कर दिया है। हम डिफाइन नंबर पे बात करेंगे कि क्या हमें नंबर मालूम है जहां पर RQ या एरोबिक रेस्पिरेशन में RQ की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है और डिफाइंड है, हमें मालूम है। वो देख लेते हैं पहले कौन कौन सी कंडीशंस है। RQ इज यूनिटी, ये कब होगा, अभी जैसे आपने एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन देखी थी, C6H12O6 plus 6O2 forms 6CO2 plus 6H2O। तो क्या हुआ इसमें, 6CO2 upon 6O2 कितना हो गया, 1। तो आप बोलेंगे रेस्पिरेशन एरोबिक है, और सबस्ट्रेट कौन है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन की पहचान होती है कि वाटर और CO2 दोनों निकले, तो RQ 1 आ गया। लेस देन 1 इन केस ऑफ फैट्स, जैसे हमारी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ यू कैन कम ऑन टू पेज नंबर 237, यहां पर ट्राइपामेटिन लिखा हुआ है ना, फैट्स, यहां पर होता है 0.7, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा लग रही है, CO2 कम निकल रही है। ऑक्सीजन ज्यादा क्यों लग रही है, प्रोटीन्स के केस में या पेप्टोन्स के केस में, पेप्टोन क्या होते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन में जो इनिशियल प्रोडक्ट्स बनते हैं वो पेप्टोन्स होते हैं।
यहां पर 0.9 है। तो RQ 1 से कम तभी आता है बच्चों जब ऑक्सीजन ज्यादा यूज हो और CO2 कम निकले। तो अब आपसे कोई बोले कि भाई फैट्स और प्रोटीन में ऑक्सीजन ज्यादा यूज क्यों होती है, तो आप कहेंगे क्योंकि फैट्स और प्रोटीन की अपनी ऑक्सीजन कम होती है। क्या बोलेंगे? फैट्स और प्रोटीन की अपनी ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन बाहर से देनी पड़ती है। जब कभी भी हमारी बॉडी में फैट्स जमा हो जाते हैं बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें बहुत ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, बहुत एनर्जी हमें उससे मिलती है। जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो हमारी बॉडी का फैट बर्न हो जाता है। तो वही काम करना है, आपको ज्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ेगी अगर फैट बर्न करना है तो। और बहुत मेहनत करेंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं, तो प्रोटीन भी यूज होने शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। So why fats and proteins require more oxygen for their oxidation? Because they themselves contain very less amount of oxygen. अभी देखिए ना, पेज नंबर 237 पर ट्राइपामेटिन को देख लीजिए। फैट है, ये फैटी एसिड है। तो इसमें आप देखिए कार्बन तो 51 है और हाइड्रोजन 98 है, ऑक्सीजन सिर्फ 6 है। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन कुछ है ही नहीं, तो इसलिए उसे क्या देना पड़ रहा है? 145 O2 देना पड़ रहा है। आया कुछ समझ में? RQ 0 होता है सक्यूलेंट प्लांट के केस में, रेस्पिरेशन एरोबिक है, कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट है। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं, CO2 नहीं निकल रही है, उसकी जगह ऑर्गेनिक एसिड बन रहे हैं, जैसे मैलिक एसिड। किसमें होता है ये? सक्यूलेंट प्लांट्स में। इन केस ऑफ सक्यूलेंट प्लांट्स, यू नो वाटर सक्यूलेंट प्लांट, जो वाटर स्टोर करते हैं, दे आर कॉल्ड सक्यूलेंट प्लांट्स। ठीक है? एंड RQ इज ग्रेटर देन यूनिटी। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट हो गए, इनसे हमको एनर्जी मिलती है, फैट से मिलती है, ये भी सबस्ट्रेट हो गए, प्रोटीन भी हो गए। अब बचे ऑर्गेनिक एसिड। अगर ऑर्गेनिक एसिड सबस्ट्रेट हो तो ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होती है, ऑक्सीजन कम यूज होती है, CO2 ज्यादा रिलीज होती है। एक इक्वेशन में आपको दिखा रहा हूं, C4H6O5, ये मैलिक एसिड है, ये जो यहां लिखा है ये ऑर्गेनिक एसिड है, प्लस O2, अभी बैलेंस कर लेंगे, CO2 प्लस H2O। इसको ऐसे रखते हैं, इसे 4 कर देते हैं, शायद ये बैलेंस हो गई। यस इट इज बैलेंस्ड। तो अब आप यहां पर देखिए कि अगर ऑर्गेनिक एसिड सबस्ट्रेट हो, रेस्पिरेशन एरोबिक हो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, ठीक है ना, तो क्या होगा? आप देख लीजिए, 4CO2 अपॉन 3O2, 1.1, 1.1 आ रहा है, 1 पॉइंट कितना आ रहा है? 3/4, 4/3, 1.3 आ जाएगा। It is 1.3, so it is greater than unity और डिफाइंड है, yes 1.3। ठीक है? So this was all about respiratory question. Now moving on to the scheme of respiration. स्कीम की बात कर लेते हैं, उस पर कैसे क्वेश्चन आएंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट करिए। स्कीम ऑफ रेस्पिरेशन आपको बताया गया 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, स्टेज फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस, स्टेज सेकंड
पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। इसका एक नाम और भी है लिंकर रिएक्शन। क्यों बोलते हैं लिंकर रिएक्शन, आपको पता चले। इस लाइन के ऊपर जितना भी काम है बच्चों, वो सब हो रहा है साइटोसोल में, और इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो जाता है यहां लाइन के नीचे माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसका नाम है लिंकर रिएक्शन, क्योंकि इसका एंड प्रोडक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और लिंक करता है पाथवे की तीसरी स्टेज से, स्टेज थर्ड, दैट इज क्रेब्स साइकिल। इसके और भी नाम है, पढ़ेंगे, इसके और भी नाम है, पढ़ेंगे। और फिर आती है बात स्टेज फोर्थ की, जिसको बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ये हम स्कीम में नहीं दिखाते, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपने फोटोसिंथेसिस में देखा था, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फोटोसिंथेटिक यूनिट के अंदर जो सेल्फ ऑक्सीडाइजेबल रिड्यूसिबल सब्सटेंसेस थे, उनके बीच में हो रहा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो इसके दो पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं, ईटीसी। और दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोसिंथेसिस में हमने देखा फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फेट का एडिशन, एटीपी का फॉर्मेशन। यहां पर इलेक्ट्रॉन के चलने से एटीपी का बनना, यही तो मीनिंग हुआ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन के चलने से एटीपी का बनना। जबकि हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन के चलने से एटीपी नहीं बनती, इलेक्ट्रॉन के चलने से प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है, फिर प्रोटॉन एटीपेस को एक्टिवेट करते हैं तो एटीपी बनती है। बट कहला यही रहा है। तो दो फॉस्फोराइलेशन अभी आपको आ गए, फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन द लास्ट पार्ट ऑफ स्टेज 4, द लास्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। एक और आएंगे जब इंटरमीडिएट्स के लेवल पर एटीपी बनती है, वो आप ग्लाइकोलिसिस में भी देखेंगे, वो आप क्रेब्स साइकिल में भी देखेंगे। इंटरमीडिएट्स के लेवल पर एटीपी के बनने को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, इंटरमीडिएट्स के लेवल पर एटीपी का बनना, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो हमारा जो अब अगला काम है, हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमें इन सबको सीखना है, सारी स्टेजेस को, और फिर ये देखना है कि किस तरह से कितने एटीपी कहां से किस फॉर्म में जनरेट हो रहे हैं। वो सारी बातें अब सब्सिक्वेंट, हम इस क्लास के जो आगे अब बढ़ रहे हैं, तो हम वही सारी चीजों को अब सीखने जा रहे हैं। आप इसको नोट करिए पहले। ऑलराइट बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की, स्टेज फर्स्ट। और ग्लाइकोलिसिस के कई सारे नाम हैं, जैसे इसको आप ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ईएमपी स्टैंड्स फॉर एम्बेडन-मेयरहोफ पार्नस पाथवे। एम्बेडन-मेयरहोफ पार्नस पाथवे, एम्बेडन-मेयरहोफ पार्नस, EMP, राइट। और ग्लाइकोलिसिस भी इसको बोलते हैं। एंड इट इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये नहीं भूलेंगे। ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। चाहे वो कोई सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रही हो या कोई सेल एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही हो, दोनों में ये कॉमन होता है ग्लाइकोलिसिस।
और इसकी शुरुआत होती है ग्लूकोज से, विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। रेस्पिरेटरी पाथवे की शुरुआत हो रही है ग्लूकोज से, विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड हो, चाहे प्रोटीन हो या फैट हो, कोई भी डायरेक्टली रेस्पिरेशन को शुरू नहीं कर सकता। रेस्पिरेशन की शुरुआत हमेशा ग्लूकोज ही करेगा। और बाकी जितने भी कंपाउंड हैं, चाहे वो प्रोटीन्स अमीनो एसिड बन जाएं या लिपिड से फैटी एसिड निकल जाएं, उनका बीटा ऑक्सीडेशन हो जाए, उसके बाद वो इस चेन में बीच में से शामिल होते हैं, चेन ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे, राइट। शुरुआत होगी ग्लाइकोलिसिस से, शुरुआत करेगा ग्लूकोज। प्रोटीन और लिपिड बाद में शामिल होंगे, क्रेब्स साइकिल से शामिल होते हैं। दे ऐड फ्रॉम क्रेब्स साइकिल, not from glycolysis. So glucose, which is a 6 carbon compound, it is converted into glucose 6 phosphate. It is also a 6 carbon compound. और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में आप ये देख रहे हैं कि 6 पोजीशन पर फॉस्फेट आ गया। फॉस्फेट कहां से आया? फॉस्फेट आया एटीपी से, तो बना एडीपी। एक एटीपी यूज हो गई, ऑलरेडी यूज हो गई, अभी हम प्रोसेस में आगे भी नहीं बढ़े हैं और एटीपी यूज हो गई। एंजाइम थे यहां पर हेक्सोकाइनेज। ये हमको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी एटीपी का नाम आए, वो बने या उसका ब्रेकडाउन हो, एटीपी का सिंथेसिस हो या एटीपी का ब्रेकडाउन हो, एंजाइम होते हैं काइनेजेस। अब क्योंकि काइनेज 6 कार्बन कंपाउंड पे एक्ट कर रहा है, तो हेक्सोकाइनेज इसका नाम रख दिया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इट इज ऑल्सो ए 6 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, बच्चे जानते हैं इस बात को। आइसोमराइजेशन होता है तो सिंपल एंजाइम है फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज। ठीक है ना। अब अगर हमसे कोई ये पूछे कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हम 38 एटीपी स्टोर करते हैं, और अगर कोई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कंज्यूम करे तो एक एटीपी वो बचा लेगा, तो वो 39 एटीपी स्टोर करेगा। अब ये बात बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती कि सर क्या बोलना है। ग्लूकोज से 38 एटीपी स्टोर होते हैं एक मॉलिक्यूल से। अगर हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट खाएं तो ये जो एटीपी यूज हो रही थी ये बच जाएगी, तो 39 स्टोर होंगे। आगे देखिए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। इट इज ऑल्सो अ 6 कार्बन कंपाउंड। फिर से एटीपी यूज हो रही है, यहां पर एक फॉस्फेट और आ गया, ये वाला कहां से आएगा? एटीपी से आएगा। एटीपी यूज होगी यहां पर, फिर से एडीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, सॉरी एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। एक एटीपी और यूज हो गई। अगर हम फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कंज्यूम करें तो हम एक एटीपी खर्च होने से और बचा लेंगे। इसका मतलब हम 40 एटीपी ड्राइव कर सकते हैं ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से। नॉट ग्लूकोज बट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट अगर हम कंज्यूम करें तो हम 2 एटीपी जो खर्च कर रहे थे उसे बचा लेंगे। ग्लूकोज से 38, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 39 और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से 40 एटीपी। ठीक है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि आगे चल करके जो टोटल एटीपी मिलेंगे वो मिलेंगे 40, लेकिन 2 खर्च हो गए, तो हम बोलते हैं कि ग्लूकोज से हमको मिल रहे हैं 38, 2 हमने खर्च कर दिए। और वो खर्च होने से कैसे बचाया जा सकता है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के आगे 40 एटीपी मिलने वाले हैं, ये देखिएगा 40 एटीपी।
तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट अगर लें तो 40 एटीपी स्टोर करेंगे, और ग्लूकोज लें तो 38, क्योंकि ग्लूकोज को यहां तक आने के लिए 2 एटीपी कंज्यूम करने पड़ रहे हैं। तो आप बोलेंगे ग्लूकोज से तो हमको मिलते हैं 38, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से मिलते हैं 40, क्योंकि अब आगे का जो रास्ता है वो 40 एटीपी का है, तो वो इसके लिए है, और इसके लिए 2 का खर्चा हो गया तो 38 का है, इसके लिए 39 का है। आगे अब आप देखेंगे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कैसे हमें 40 एटीपी देता है। तो 40 एटीपी आर गिवन बाय फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, नॉट बाय ग्लूकोज। ग्लूकोज ने तो 2 कंज्यूम कर लिए। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। इतना कवर कर लिया आपने। तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट which is a 6 carbon compound, it is broken down into 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate। और ग्लिसरल्डिहाइड एक एल्डिहाइडिक शुगर है, इसलिए जो एंजाइम यहां पर लगते हैं वो है एल्डोलेज। ये 3 कार्बन कंपाउंड, अब इसके जैसे 2 मॉलिक्यूल, ये 2 बने, दूसरे का क्या हुआ, दूसरे को कन्वर्ट कर दिया गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट में। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, और एंजाइम क्या लगे यहां पर देखिए, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हो या ग्लिसरल्डिहाइड हो, बहुत आसानी से इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। CHO COHH CH2OH, ये ग्लिसरल्डिहाइड है, ग्लिसरल्डिहाइड ये। अब अगर हम यहां से एक H हटा दें और यहां लगा दें, एक H यहां से हटा दें, यहां 2 हो गए, यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये बन गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। फॉस्फेट दोनों में कॉमन है, 3rd पोजीशन पर, 3rd कार्बन पर। तो दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है। तो जो 2 मॉलिक्यूल बने ग्लिसरल्डिहाइड के, उसमें से एक ग्लिसरल्डिहाइड रोका और एक को कन्वर्ट कर दिया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कि तुम अभी रुक जाओ, सब्र करो, इंतजार करो। इसको ना एक कमरे में बंद कर दिया कि अभी वहीं रुको। इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम है, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। आइसोमराइजेशन है ट्रायोज का 3 कार्बन शुगर का, जिसमें फॉस्फेट लगा है, तो एंजाइम हो गए ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ये इसका काम ये है कि अगर हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो ये काम भी कर देगा। जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे बाद में। अब आगे देखिए, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरल्डिहाइड से ग्लिसरिक एसिड बनाया, यहां पर 2 काम हुए, डिहाइड्रोजनेशन हुआ और फॉस्फेट भी ऐड हुआ। एक 3rd पोजीशन पर था, एक 1st पोजीशन पर और आ गया। फॉस्फेट कहां से आया, इस बार एटीपी से नहीं आया, इस बार जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट थे ना साइटोप्लाज्म में, वो आए H2PO4 माइनस, HPO4 2 माइनस और H2PO4 माइनस ये होते हैं। और इसके लिए ना हम लोग अभी एक रेफरेंस ले लेते हैं अपनी बुक से। जस्ट हैव अ क्विक लुक एट योर बुक, जस्ट आई एम टेलिंग यू द रेफरेंस पेज।
यस, आई हैव योर बुक विद मी। पेज नंबर 229। यहां पर आप देखेंगे कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को बिस फॉस्फेट लिखा गया। अब बिस का पैटर्न आ गया। फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको यह बात बताई थी कि डाई की जगह बिस बोलते हैं क्योंकि दो अलग अलग कार्बन पर फॉस्फेट था। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट पुराना नाम है, नया नाम है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस माने दो अलग अलग कार्बन पर फॉस्फेट लगा है तो बिस यूज करते हैं। यहां पर भी इन्होंने लिखा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डिहाइड्रोजनेशन हुआ और डिहाइड्रोजनेशन की वजह से NAD से NADH बनी, ठीक है ना। और ये पेज नंबर 229 का जो बच्चों थर्ड पैराग्राफ है इसमें आपको मिलेगा तो यहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कोई भी मैं देख पा रहा हूं कि यहां डिस्कशन नहीं है आपकी बुक में कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल रहा है यहां पर, बट होता यही है। आपकी बुक में इसके बारे में नहीं बताया है कि यहां पर NADH जो बनी वो तो सही है, इतनी बात तो हम बुक के हिसाब से लिख सकते हैं कि भाई इस स्टेप पर NAD से NADH बनी, ये तो सही है। लेकिन जो थर्ड पोजीशन पर फॉस्फेट था वो ये रहा। थर्ड पोजीशन पर हम इसे बिस लिख देते हैं, आप पीछे भी बिस लिख लीजिएगा। जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट था उसको बिस कर लीजिए, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो पहली पोजीशन पर फॉस्फेट आया ये कहां से आया, ये कहां से आया, इसका डिस्कशन हमारी एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा है। बस इतना लिखा है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वर्ड यूज हुआ है, नथिंग मोर देन दैट इज गिवन इन योर बुक। पेज 229 के थर्ड पैराग्राफ में आप लोग देख पा रहे हैं PgAl is oxidized with inorganic phosphate to get converted into BPGA, bis phosphoglyceric acid। देख पा रहे हैं कि नहीं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का सिर्फ इन्होंने यहां पर डिस्कशन किया है। तो आप अगर इसको भी याद ना रख पाए तो आप सिंपली लिख दीजिएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट IP या PI, इससे भी काम चल जाएगा। साइटोप्लाज्म के इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ गए, इससे भी काम चल जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और एंजाइम क्या होंगे, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है यहां पर, किसका, ग्लिसरॉल्डिहाइड का। तो एंजाइम का नाम हो जाएगा फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। ये एंजाइम हो गए, ठीक है। ऑल्दो इन योर एनसीईआरटी बुक आई कैन सी एंजाइम्स आर नॉट गिवन, लेकिन उन्होंने बोला है कि ये 10 एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन है। हाउ मेनी, 10। पेज नंबर 229 में आप देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि 10 रिएक्शंस का ये मेटाबॉलिक पाथवे है। देयर आर 10 रिएक्शंस। 1,3 bis phosphoglyceric acid is converted into 3 phosphoglycerate, 3 कार्बन कंपाउंड, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड। अब यहां क्या हुआ, यहां पर एक फॉस्फेट किसको गया, तो आप बोलेंगे ये फॉस्फेट चला जाएगा ADP को और ATP बन जाएगी।
ये देखिए पहली बार एटीपी बनते हुए आपने देखी। देखिए आपको ये मैं बता चुका हूं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अभी हम क्वेश्चंस पर आए थे कि ग्लूकोज से हमें कितने एटीपी गेन होते हैं, आप बोले 38। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कितने होते हैं, तो आपको बोलना है 39। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से कितने होते हैं, तो आपको बोलना है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से हमको मिलते हैं 40। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये इंटरमीडिएट के लेवल पर एटीपी बनी, 1,3 bis phosphoglyceric acid is converted into 3 phosphoglycerate, तो एटीपी बनी। एंजाइम कौन से हैं? फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। एटीपी का नाम आते ही काइनेज आ गए। इस पे सवाल आएगा कि जब इंटरमीडिएट के लेवल पर एटीपी बनती है तो उसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। कौन सा? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दिस इज व्हाट? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। 3 फॉस्फोराइलेशन आपके सिलेबस में है बच्चों, 3 फॉस्फोराइलेशन आपके सिलेबस में है। फोटोसिंथेसिस में पढ़ा, कौन सा था वो? फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इसकी स्टेज 4 में पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और यहां पर क्या हो रहा है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इस पर सवाल आते हैं कि कितनी जगह पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है पूरे रेस्पिरेटरी पाथवे में। तो पहला आपको मिल गया। जब तक हम पूरा प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे, आपसे एंजाइम नहीं पूछे जाएंगे अगर एनसीईआरटी में नहीं है तो, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा ग्लूकोज से कितने एटीपी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कितने, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से कितने, और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पहली बार कहां हुआ, तो आप बोलेंगे जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। तो पहला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ, इंटरमीडिएट्स के लेवल पर एटीपी बनी। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, इसीलिए आपको इतनी आराम से समझा करके बताई जा रही है ये बात। 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फेट तीसरे कार्बन से उठ के दूसरे कार्बन पर आ गया, पोजीशन चेंज कर दी, इट्स अ काइंड ऑफ म्यूटेशन। तो एंजाइम क्या हो गए? फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। म्यूटेशन है ये, सिंपल। फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज ये एंजाइम हो गए। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये नाम फिर से आ गया, फोटोसिंथेसिस में भी आया था। 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। एंजाइम सिंपली है इनोलेज। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, या पायरुविक एसिड बोलें। एसिड माइनस प्रोटॉन इज 8। फॉस्फेट कहां गया? ये दिस फॉस्फेट इज गिवन टू ADP अगेन टू फॉर्म ATP। एंजाइम कौन से हो गए? काइनेज, जिनका नाम है पायरुवेट काइनेज। सिंपल। ये क्या हुआ? यहां पर एक NADH बनी जिससे हम 3 ATP ले सकते हैं। 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP। लेकिन ये काम होगा कहां पर? ये काम होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन वो खाली पावर हाउस नहीं है, वो एनर्जी का एक्सचेंज भी है। जैसे हमारे पास डॉलर है, हम उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कराने जाते हैं तो $1 के हमको 70-75 रुपए मिलते हैं, जो भी रेट होता है। इसी तरह से एक NADH को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाएंगे तो वहां उससे 3 ATP मिलेंगे, इसकी वैल्यू ज्यादा है। एक FADH को ले जाएंगे, तो उससे 2 ATP मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, 2 ATP। जिस सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है वो खाली ATP बना सकती है ग्लाइकोलिसिस से, साइटोसोल में। माइटोकॉन्ड्रिया से वो NADH से ATP नहीं बना सकती, FADH से ATP नहीं बना सकती। अब आप कहेंगे बैक्टीरिया के पास, प्रोकैरियोट के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितने ATP बनाएंगे? आंसर मिलेगा 38।
ये सवाल आते हैं नीट में कि प्रोकैरियोट ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितने ऑक्सीजन बना लेते हैं, तो उसका भी आंसर है 38। माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, 38 कैसे बना लिए? तो आप बोलिए उनके पास मीजोजोम होते हैं बैक्टीरिया के पास, विच आर इक्वल टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल, उससे बनाते हैं वो मीजोजोम, मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन इनटू द सेल, जो हमारी 11th की एनसीईआरटी बुक में पेज 128 की लास्ट लाइन है। 129 पर मीजोजोम के फंक्शन है कि इसमें रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम, वो यही सारे हैं। तो बैक्टीरिया भी 38 एटीपी निकाल लेगा ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है बट मीजोजोम है, जिनको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल। अभी देखिए क्या हुआ, जस्ट ट्राई टू इमेजिन, 2 एटीपी यूज हो गए थे ऊपर, एक NADH बना विच इज इक्वल टू 3 एटीपी, एक एटीपी ये बना, एक एटीपी ये बना, तो 3 और 2 5 एटीपी हो गए यहां पर, हाँ या ना? ये इससे बने हैं, लेकिन ये 3 एटीपी कब मिलेंगे? जब ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी। अभी तो खाली एक NADH है विच इज इक्वल टू 3 एटीपी, आप इतना बोल सकते हैं, लेकिन अभी एटीपी मिलेगा नहीं, एटीपी मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद। ये सारा काम साइटोसोल में हो रहा है। अब क्या है, ये जो इसको हमने सुला दिया था, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को कमरे में बंद कर दिया था, इसको वापस इधर लाया जाएगा, इससे फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाया जाएगा, और फिर ये रिएक्शन एक बार और होगी, तो एक NADH और 2 ATP और मिलेंगे, एक पायरुविक एसिड और मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं, क्योंकि ये सेट ऑफ रिएक्शन एक बार और होगी। एक्चुअली फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनने के बाद पूरी रेस्पिरेटरी स्कीम में जितनी भी चीजें हैं वो 2 बार होती हैं एक ग्लूकोज के लिए। ये 2 बार होगा, फिर अगली स्टेज में जाएंगे वो भी 2 बार होगी, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड, क्रेब्स साइकिल भी 2 बार होगी एक ग्लूकोज के लिए। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से पायरुवेट बनाने का प्रोसेस 2 बार होगा, एक बार इससे एक बार इसको इधर लाएंगे। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन स्टेज 2 वो भी 2 बार होगी, क्रेब्स साइकिल भी 2 बार होगी। तो टोटल अभी हमने यहां पर क्या देखा, हमने यहां पर ये देखा ग्लाइकोलिसिस में कि जब इससे ये बनेगा तो ये सीरीज एक बार और होगी, एक NADH और मिलेगा, 2 ATP और मिलेंगे, तो ATP मिलेंगे 4 और NADH मिलेंगे 2। देखिए इसको सवाल कैसे आने वाले हैं। हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस में ग्रॉस ATP प्रोडक्शन, टोटल ATP कितने बने, वो है 4 ATP का। अभी आपने देखा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से पायरुवेट बनाया तो 2 ATP बने, फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन से ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाएंगे, फिर पायरुवेट बनेगा, फिर 2 ATP और बनेंगे। तो ग्रॉस ATP प्रोडक्शन मतलब पापा की एनुअल इनकम कितनी है? आपने कहा 1 लाख रुपए, फिर आपने कहा 50,000 हम खर्च कर देते हैं, तो 50,000 बच गए, तो आप बोलेंगे नेट ATP प्रोडक्शन, ये हुआ 2 ATP, 2 खर्च हो गए, ग्लूकोज को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाने में 2 ATP खर्च हो गए, 2 बचे, तो ये है नेट ATP प्रोडक्शन। बच्चे सवालों में ही घूम जाते हैं लैंग्वेज में, नेट ATP प्रोडक्शन 2 ATP। अब क्या हुआ, 2 NADH भी बने ग्लाइकोलिसिस में, जो 6 ATP देंगे कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में, उससे पहले नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में 6 ATP देंगे वो। तो अब हम लिखते हैं नेट ATP गेन, गेन कितना हो सकता है अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा NADH, तो आपके 6 ये और 2 ये, तब हमको 8 मिल सकते हैं नेट ATP गेन। ATP गेन कितना है? जो ATP नेट प्रोडक्शन है, और नेट ATP गेन वो है जो टोटल 6 + 2 से मिलेगा 8, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टेज 4 होने के बाद, टर्मिनल ऑक्सीडेशन होने के बाद। कितना बड़ा डिफरेंस है, समझ रहे हैं बच्चों या नहीं?
Is it clear to everybody now? Moving on to second stage. Stage second, pyruvic acid oxidation. और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं, जिस चीज को मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं उसको आप नोट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया अभी ग्लाइकोलिसिस में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, एटीपी बनी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ। एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और हुआ जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बना, तो 2 जगह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ, ये समझ लीजिए। दूसरा वाला मैंने मेंशन नहीं किया, आपको नोट करना था। तो 2 जगह पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है 4 बार, 2 स्टेप पर हो रहा है, लेकिन वो दोनों स्टेप रिपीट होंगे, तो टोटल 4 बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा ग्लाइकोलिसिस में, खाली एक ग्लूकोज से। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ? तो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, पायरुविक एसिड जो एंड प्रोडक्ट था 3 कार्बन कंपाउंड ग्लाइकोलिसिस का, इससे बना एसिटिक एसिड 2 कार्बन कंपाउंड। ये साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है स्टेज थर्ड, दैट इज क्रेब्स साइकिल। इसके भी बहुत सारे नाम हैं, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है। सिट्रेट एसिड बोले या एट बोले, एसिड माइनस प्रोटॉन इज 8, इस पे नेगेटिव चार्ज है। मैलिक एसिड माइनस प्रोटॉन इज मैलेट, और मैलेट पर लगा नेगेटिव चार्ज। आया समझ में? सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए क्रेब्स साइकिल का नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और इन शॉर्ट TCA साइकिल। और C6 साइकिल, पहला स्टेबल प्रोडक्ट 6 कार्बन का कंपाउंड है सिट्रिक एसिड, तो नाम है C6 साइकिल। तो साइटोसोल को माइटोकॉन्ड्रिया से लिंक कर रहा है, तो इसका नाम लिंकर रिएक्शन भी है। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन इज आल्सो कॉल्ड लिंकर रिएक्शन। लिंक कर रहा है साइटोसोल को माइटोकॉन्ड्रिया में, एक्चुअली ग्लूकोज के ऑक्सीडेटिव पाथवे को लिंक कर रहा है साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में। एसिटिक एसिड ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और ये जुड़ जाता है किसके साथ, थायो कोएंजाइम ए। SH इज थायो ग्रुप सल्फाइड्रिल, कोएंजाइम ए के साथ जुड़ जाता है तो बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये वो सबस्ट्रेट है जो एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल का सबस्ट्रेट एंट्रेंट, क्रेब्स साइकिल का सबस्ट्रेट एंट्रेंट, जो सबस्ट्रेट एंटर कर रहा है क्रेब्स साइकिल में उसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, और फैट्स का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन करके ही ग्लूकोज के ऑक्सीडेटिव पाथवे में शामिल होता है। तो अब ये जो काम हुआ ये 2 बार होगा, एक बार एक पायरुविक एसिड के लिए, एक बार दूसरे पायरुविक एसिड के लिए, तो ये 2 बार चलेगा। स्टेज सेकंड, क्रेब्स साइकिल भी 2 बार होगी, एक बार एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए, दूसरी बार दूसरे एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए। क्योंकि 2 पायरुविक एसिड बने तो 2 ही एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे। 2 बार ये होगा, 2 बार क्रेब्स साइकिल होगी एक ग्लूकोज के लिए। डोंट फॉरगेट दिस। यहां पर 2 काम हो रहे हैं, CO2 भी रिलीज हो रही है, तभी तो 3 कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, और NAD से NADH भी बन रही है, डिहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है।
इसलिए जो एंजाइम है उनका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब ये डुअल फंक्शन कर रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन भी कर रहा है, डिहाइड्रोजनेशन भी कर रहा है। आया बच्चों समझ में? अब देखना यह है कि क्रेब्स साइकिल में ये जो सबस्ट्रेट एंटर हुआ इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, इसका एक्सेप्टर कौन होगा, वो स्टेज 3 में अब हम सीखने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने ग्लाइकोलिसिस देख लिया, हमने सेकंड स्टेज देख ली। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेज पर, दैट इज क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल पर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं कि इसके सबसे पहले जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे इसके डिफरेंट नेम्स, कि किस किस नाम से क्रेब्स साइकिल जानी जाती है। ये टीसीए साइकिल भी है, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी है, ये सिट्रिक एसिड साइकिल भी है, ये C6 साइकिल भी है, C6 साइकिल, C6 साइकिल, क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट एक 6 कार्बन कंपाउंड है तो इसको C6 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो साइट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, यू नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मेरी आवाज आप सब लोगों तक क्लियर पहुंच रही है? जस्ट लेट मी नो। तो हमने ये पढ़ा कि जो सबस्ट्रेट एंट्रेंट है क्रेब्स साइकिल का वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए, 2 कार्बन कंपाउंड, और इसमें थायो कोएंजाइम ए था, एसएच कोएंजाइम ए, और इसका जो एक्सेप्टर है वो है ऑक्सैलो एसीटेट, 4 कार्बन कंपाउंड, ये एक्सेप्टर है, OAA भी इसको बोलते हैं, ये एक्सेप्टर है। तो ये और ये मिलकर के क्या करने वाले हैं, सिट्रेट बनाने वाले हैं, सिट्रिक एसिड, 6 कार्बन कंपाउंड और सिट्रेट। ये आप याद रखिए कि पूरी क्रेब्स साइकिल में 2 स्टेप्स पर डी कार्बोक्सिलेशन होगा और 4 स्टेप्स पर डिहाइड्रोजनेशन। और इनमें आप ये देखेंगे कि एक स्टेप तो कॉमन है जहां पर डिहाइड्रोजनेशन भी होगा, डिकार्बोक्सिलेशन भी होगा, मतलब एक ये और एक ये एक साथ होंगे। और पूरे रेस्पिरेटरी पाथवे में बच्चों कहीं पर भी अगर एटीपी का नाम आए, वो बने या टूटे, तो आपको एंजाइम लगाने होते हैं, काइनेजेस, ये आप जानते हैं। तो अब सिट्रेट को हम बहुत ज्यादा डिटेल में इसकी नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमको ये पता है कि सिट्रेट इससे बन जाता है सिस एकोनिटेट, फिर बन जाता है आइसोसाइट्रेट, ये सब 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, और फिर इससे बन जाता है ऑक्सैलो सक्सिनेट, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड। ये पहला स्टेप है जहां पर डिहाइड्रोजनेशन होता है, फर्स्ट स्टेप। और जब डिहाइड्रोजनेशन हुआ तो बच्चों क्या हुआ, हाइड्रोजन दे दी गई NAD को तो बन गया NADH, और एंजाइम हो जाते हैं आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, लेकिन ये पहला डिहाइड्रोजनेशन है जहां पर NADH बन गई। अब ऑक्सैलो सक्सिनेट से बन जाता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट, फाइव कार्बन कंपाउंड। ये वो स्टेप है जहां पर डिहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, CO2 भी रिलीज हो रही है। ठीक है, और प्लस NAD से NADH भी बन रहा है। तो ये पहला स्टेप है जहां पर हमने दोनों काम एक साथ होते हुए देखे, CO2 का भी रिलीज होना और NAD से NADH बनना। जस्ट लेट मी सी कि ये आपके स्क्रीन पर कितना आ रहा है। Yes, it is coming onto your screens. यहां पर एंजाइम होते हैं अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेस,
बट वो कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन दोनों हो रहे हैं। अल्फा कीटोग्लूटरेट से बन जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, 4 कार्बन कंपाउंड। तो यहां फिर से बच्चों CO2 रिलीज हुई। देखिए 5 कार्बन कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ तो CO2 रिलीज हो गई। और 2 CO2 हमने देखी थी सेकेंड स्टेज में पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में, 2 क्रैब साइकिल में। क्रैब साइकिल 2 बार होगी तो 4 CO2 यहां से और 2 CO2 सेकेंड स्टेज से, टोटल 6 CO2 हो गया। राइट, यस और नो। और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से फिर बनता है सक्सिनेट, 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि ये साइकिल यहां मिलने वाली है तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, अदरवाइज ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो हम ऐसे लेकर के चलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, ऑक्जेलो एसीटेट, 4 कार्बन, ये और ये मिल गए तो बन गया सिट्रेट, लाइक दिस। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बना तो कोएंजाइम ए रिप्लेस हो गया। और यहां पर आप देखते हैं कि बुक्स में लिखा होता है GDP से GTP बनी, इक्वल टू ATP आपके लेवल पर, क्योंकि ग्वानीन हो या एडेनिन हो दोनों प्यूरिन है। ये अलग बात है कि ग्वानीन इज द हेवीएस्ट नाइट्रोजनस बेस, तो GDP से GTP बनी। ठीक है, और आप कह सकते हैं एक ATP डायरेक्ट बन गई। एंजाइम होते हैं काइनेज, आपको पता है सक्सिनाइल थायोकाइनेज, क्योंकि थायो ग्रुप लगा हुआ है। सक्सिनेट से बना फ्यूमरेट, ठीक है, ये अकेला स्टेप है पूरी क्रैब साइकिल का, एक्चुअली पूरे रेस्पिरेशन का अकेला स्टेप, जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है। जहां हम ये देखते हैं कि डीहाइड्रोजनेशन तो हुआ, लेकिन ये हाइड्रोजन दी गई FAD को तो बना FADH। अकेला स्टेप पूरे रेस्पिरेशन का जहां पर FADH बनता है जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है। और एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के बारे में जो हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ते हैं उसमें एंजाइम का जो टॉपिक है वहां पर भी लिखा है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के साथ ये जो एंजाइम है इसके साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इंटरेक्ट करता है ना, मेलोनेट। तो सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। और ऐसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का यूज हम कहां करते हैं, बैक्टीरियल पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए। ये एंजाइम चैप्टर में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िएगा जरूर। फ्यूमरेट से बना मेलेट, 4 कार्बन कंपाउंड, ये भी 4, ये भी 4, और मेलेट से बना ऑक्जेलो एसीटेट। यहां फिर से लास्ट डिहाइड्रोजनेशन हुआ, लास्ट डिहाइड्रोजनेशन हुआ तो NAD से फिर NADH बनी। तो 4 स्टेप्स पर डिहाइड्रोजनेशन आप देख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 4 डिहाइड्रोजनेशन में क्या हुआ, 3 बार NADH बनी और 1 बार FADH बनी। ये टोटल 4 डिहाइड्रोजनेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलराइट, तो 4 जगह पर डिहाइड्रोजनेशन हुआ और उसमें से 3 बार NADH बनी, 1 बार FADH बनी। ये प्रोसेस 2 बार होगा, क्रैब साइकिल 2 बार होगी। तो हम ये बोलेंगे 2 into 3 NADH, 2 into 1 FADH, 2 into 1 GTP लिखें या ADP लिखें, बात एक ही है, ATP लिखें। तो एक क्या हो गया, ये 2 ATP, ये 2 FADH और ये 6 NADH। ये टोटल मिल रहा है क्रैब साइकिल से। क्या क्या मिल रहा है, 2 ATP, 2 FADH, 6
ऊपर ग्लाइकोलिसिस और फर्स्ट जो सेकंड स्टेज थी उससे क्या क्या मिला था हमें, वो भी देख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस से मैं इसको स्टेज 1 लिख देता हूं। स्टेज फर्स्ट से हमको मिले 2 NADH और 2 ATP डायरेक्ट बच गए थे, तो ये हो गए 6 ATP और ये 2 ATP। ये 6 कब मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद, स्टेज 4 के बाद, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने के बाद। क्योंकि आप फोटोसिंथेसिस से सीख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के चलने से ATP नहीं बनती, इलेक्ट्रॉन के चलने से प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है, फिर प्रोटॉन हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन जाते हैं और फिर ATPase को एक्टिवेट करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। जैसे क्लोरोप्लास्ट में हमने देखा था कपलिंग फैक्टर F0F1 पार्टिकल, वो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, इनर मेम्ब्रेन में है, और मैट्रिक्स में उसका हेड और स्टॉक लटके हुए हैं। विल सी दैट आल्सो। तो ये हो गया यहाँ पर। फिर सेकंड स्टेज में आ गए। स्टेज 2 में हमें क्या मिला? स्टेज सेकंड में हमको 2 NADH मिले, विच इज इक्वल टू 6 ATP, और ये हमको मिल रहा है क्रेब साइकिल से बच्चों। तो 2 + 2 4 और 6 10 NADH मिलते हैं, 10 NADH टोटल। NADH। FADH सिर्फ 2 ही मिल रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमको क्रेब साइकिल में मिलते हैं। FADH हो गए 2 टोटल, और ATP 2 यहां क्रेब साइकिल से और 2 ग्लाइकोलिसिस से, 4 ATP। ये 30 ATP के बराबर, ये 2 2 4 ATP के बराबर, 30 + 4 34 + 4 38 ATP आ गया। डन। दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कहीं से भी घुमा करके ले आइए, आपको वही टोटल मिलने वाला। लेकिन FADH से 2, एक FADH से 2 ATP और एक NADH से 3 ATP। ये कैसे मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, ये अब सीखना है, और ये बहुत कम बच्चे सीख पाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम NCERT हमारी हमको यही सिखाना चाह रही है, जो सबसे मुश्किल काम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिससे बच्चे डरते हैं, पूरी इंडिया के बच्चे डरते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। उससे आसान कुछ है ही नहीं। अभी आप देखिए कितना आसान हो जाए। एंड विद दैट द चैप्टर विल आल्सो बी ओवर। क्वेश्चन भी वहीं से आएंगे। जैसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस पर बहुत सवाल आता है, वो रिवर्सिबली सक्सिनेट से फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से सक्सिनेट बना सकता है, लेकिन वो एंजाइम इनहिबिटर्स के साथ बड़ा सेंसिटिव है, तो मेलोनेट के साथ रिएक्ट कर जाता है, फिर सक्सिनेट से फ्यूमरेट नहीं बन पाता। तो बैक्टीरियल पैथोजन यही करते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स छोड़ते हैं, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे हिंडर हो, नुकसान हो उसे। सब चीजें इंटरलिंक्ड हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना। तो मुझे तो ये पता ही नहीं कितने सारे बच्चे इसको ऑनलाइन देख रहे हैं, बट दे शुड एटलीस्ट सेंड मी अ मैसेज। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मैसेज कर दें कि हाँ हम ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टेज, दैट इज टर्मिनल ऑक्सीडेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ऑल राइट। टर्मिनल ऑक्सीडेशन का मतलब है बच्चों, आखिर में इलेक्ट्रॉन का निकलना, और इसके 2 पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कहां पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आप पूरा लिखिएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और दूसरा है ऑक्सीडेटिव, ये बताया था मैंने इसी क्लास में पहले, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
इलेक्ट्रॉन के निकलने से एटीपी का बनना या फॉस्फेट का ऐड होना। बट हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के चलने से एटीपी नहीं बनती, इलेक्ट्रॉन के चलने से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। प्रोटॉन हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं, वो एटीपेज को एक्टिवेट करते हैं। एटीपेज है कहां पर? ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन, जिसकी इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी बोलते हैं, है ना। ये रहा क्रिस्टी, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग, क्रिस्टा सिंगुलर, क्रिस्टी प्लूरल। अगर हम इतने हिस्से को बड़ा कर लें, एनलार्ज कर लें, तो ये मैट्रिक्स आ गया माइटोकॉन्ड्रिया का। ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस आ गया, एनसीईआरटी में लिखा है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इसको आउटर चेंबर भी बोलते हैं, इसको इनर चेंबर भी बोलते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन ओएम, ये इनर मेम्ब्रेन आईएम। और माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए, अपने राइबोसोम होते हैं, जिससे वो सारे एंजाइम्स, बेसिकली जो प्रोटीन है बाय नेचर, उनको बना लेता है, जो रेस्पिरेटरी चेन में यूज हो। अब जब हम इतने हिस्से को बड़ा कर रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या क्या आ गया। इसमें आ गए आउटर मेम्ब्रेन, इसमें आ गया आउटर चेंबर जिसे बोल रहे हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इसमें आ गई इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी आ गया, और मैट्रिक्स भी आ गया। अब इस डायग्राम को हम बड़ा करके देख रहे हैं। आप क्लास को रिव्यू करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जब हम किसी मेम्ब्रेन को एनलार्ज, मैग्नीफाई करके देखते हैं, ठीक है, तो वो ट्राई लेमिनर दिखती है, आपको ये भी मालूम। ये रही आउटर मेम्ब्रेन, ये माइसिलर मॉडल से बनी है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े लिपिड और प्रोटीन के जुड़ जाते हैं। एक टुकड़े का नाम है सब यूनिट ऑफ पार्सन, जबकि ग्लाइकोलिसिस में नाम आया था पार्नस, ये है पार्सन। एक एक टुकड़ा है, एक एक माइसिली है जो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। और ये इनर मेम्ब्रेन, अब देखिए आउटर मेम्ब्रेन आ गई जो टुकड़ों की बनी हुई है, ये आ गया इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ये आ गई इनर मेम्ब्रेन जो ट्राइलेमिनर दिख रही है, ये आ गया मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, स्ट्रोमा भी कह सकते हैं इसे, ग्राउंड सब्सटेंस भी कह सकते हैं इसको। और इसमें ये आ गए F0 F1 पार्टिकल, ठीक है, 10⁴ कितने हो गए? 10,000 लगभग एक माइटोकॉन्ड्रिया में है। और ये है इसका हेड, जहां पर एटीपेज एंजाइम है। यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये रहा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों इसी डायग्राम को अब इतना देखना है, इतना देखना है, तो आप कहेंगे हाँ सर, इसमें ये आ गया दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस आ गया सर। ये इनर मेम्ब्रेन भी आ गई, ये पूरी क्या आ गई? ये पूरी इनर मेम्ब्रेन आ गई। F0 F1 पार्टिकल भी आ गए, इसके बेस को F0 और F0 और इसके हेड को F1, हेड इज ऑल्सो कॉल्ड F1, जिसमें एटीपेज एंजाइम है जो एक्टिवेट होता है प्रोटॉन से। और इसमें मैट्रिक्स भी आ गया, ये सारा हिस्सा मैट्रिक्स में तो है, स्टॉक और हेड लटके हुए F0 F1 पार्टिकल के। यहां तक की बात में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसकी जो प्रॉब्लम आती है वो नहीं समझ पाते बच्चे। मैं तो बोल रहा हूं अगला डायग्राम बस इतना ही होगा। कितना होगा मैं दिखा देता हूं, आप क्लास को रिव्यू करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। ये देखिए, ये है मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो ये रहा मैट्रिक्स, ये इनर मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इसके बाद आउटर मेम्ब्रेन यहां कहीं आएगी, छोड़ दीजिए। ये देखिए, इसी डायग्राम को अब हमने घुमा लिया।
ये ऐसे चल रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां चलते हैं तो प्रोटॉन यहां जमा हो जाता, और ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हम पहले से जानते हैं। यस और नो? इलेक्ट्रॉन किसके बीच में चलते हैं? आप बोलिए। इसका एक सिस्टम है, वो सिस्टम मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इस सिस्टम में यहां से तो ऐड होता है NADH, बिल्कुल शुरू से ऐड होता है NADH। तो NADH के लिए क्या होता है, जब प्रोटॉन यहां से जाएगा, इलेक्ट्रॉन के चलने से प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, तो प्रोटॉन हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ये गया, इसमें है एटीपेज। कौन है? एटीपेज। एटीपेज एक्टिवेट हुआ तो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बन गई। इलेक्ट्रॉन किसके बीच में चल रहा है? सिस्टम के बीच में। वो सिस्टम क्या है अभी बताता हूं मैं। उस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन के कैरियर्स भी हैं, उस सिस्टम में एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस भी हैं। अब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आए कहां से? तो आप कहेंगे NADH का जो H है उससे आए। उसका हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया और एक प्रोटॉन यहां जमा हो गया। जब ये काम हो चुका था तो एक साहब हैं FADH, उनकी आंख खुली, वो यहां से शामिल हुए। उन्होंने कहा हमारे इलेक्ट्रॉन हमारे प्रोटॉन भी ले जाओ। तो इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, 2 प्रोटॉन हो गए, ऐसे चलने लगे। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन यहां से आया, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन यहां से आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन चलने लगे। अब ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। ये काम तो न्यूमरस इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, कितना एनर्जी हमको चाहिए आप जानते हैं। तो ये हम सिर्फ एक ATP की बात कर रहे हैं। FADH के शामिल होने से पहले, स्कीम में शामिल होने से पहले, एक ATP ऑलरेडी बन चुकी थी जो सिर्फ NADH के लिए थी। अब जब FADH बीच में शामिल हुआ तो फिर से ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बनी, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बनी। अब हो गया क्या, एक ग्रेडियंट यहां बना, एक ग्रेडियंट यहां बना, यहां से यहां ये प्रोटॉन जा रहे हैं, यहां से यहां ये प्रोटॉन जा रहे हैं। दे आर बीइंग सेंट बैक। वो फिर से आ जाते हैं, फिर से जाते हैं, जब तक कि उनको रोके ना। कौन रोकेगा बताता हूं। तो अब देखिए, ये 1 2 3 ATP। FADH के लिए कितनी हुई? ये बाद में शामिल हुए, इनके लिए हुई 2 ATP। और NADH शुरू से शामिल थे, इनके लिए 1 2 3 ATP। इसलिए हम बोलते हैं ऐसा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कब तक चलते रहते हैं? जब तक के ये ऑक्सीजन इनको कैप्चर ना करे। इट इज अ टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाफ O2 का मतलब हो गया O। 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन यहां से गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, ये सब जुड़े। मैट्रिक्स के अंदर बात हो रही है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन से 2 H बन गए, H2। और हाफ O2 का मतलब O। क्या बना बच्चों? मेटाबॉलिक वाटर। दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वाटर। यह है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारी बुक में एक बार क्या करा, ये ब्लू कलर की मेम्ब्रेन दिखा दी उन्होंने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फिर उसी के अगले पेज पर, आई एम गिविंग यू द रेफरेंस, पेज नंबर 234 पर फिर ब्लू कलर की मेम्ब्रेन बनाई, इस बार पतली करके, और उसमें बना दिया F0F1 पार्टिकल और एक लाइन बना दी। वो लाइन नहीं है, एरो है। इधर से इधर को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ रहे हैं, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो वो एरो है। तो ATPase एक्टिवेट हो रहा है जो हेड पीस में है, F0F1 पार्टिकल। और ऑक्सीजन के पास जाने से पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम A और A3 के पास। बट आपको क्या बोलना है, सेकंड लास्ट एक्सेप्टर थोड़ी पूछा जाएगा, वो तो A3 है, साइटोक्रोम A3। लास्ट एक्सेप्टर, टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीजन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ये सब मिलकर के बना लेते हैं मेटाबॉलिक वाटर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यही मेटाबॉलिक वाटर है जो हम इस्तेमाल करते हैं
जब हमारी बॉडी में हमको पानी पीने को नहीं मिलता तो हम मेटाबॉलिक। कैमल क्या करता है, कैंगरू रैट्स क्या करते हैं, वो सब इसी मेटाबॉलिक वाटर पे सरवाइव करते हैं। कैंगरू रैट कैन लिव फ्रॉम बर्थ टू डेथ विदाउट ड्रिंकिंग इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर बिकॉज इट सर्वाइव्स ऑन मेटाबॉलिक वाटर। तो आप देख रहे हैं ये पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है। अब ये बुक से समझने में दिक्कत होती है क्योंकि हमें इसके कंपोनेंट्स पता नहीं होते हैं। इसके कंपोनेंट्स देख लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, डन। हाँ, गुड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दो चीजें याद कर लीजिए, 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस हैं और 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। मोबाइल कहने के 2 मीनिंग हैं, एक तो ये चलते हैं तो मोबाइल हैं, एंड दे कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द मेम्ब्रेन। ये बात भी याद रखनी है। ये कौन है भाई? पहला है कोएंजाइम क्यू, इसको यूबी क्यूनोन भी कहते हैं, यू क्यू। और जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन जाएंगे तो ये बन जाएगा UQH2। 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन से 2 हाइड्रोजन बन गई। अब जब ये किताब में लिखा होता है ना, बड़ी वाली नीली मेम्ब्रेन बनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो हमें समझ में नहीं आता ये UQH2 है क्या, यूबी क्यूनोन है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का कैरियर है, प्रोटॉन को ये ग्रेडियंट बना करके चल रहा है। खैर, उसके बाद में दूसरा साइटोक्रोम सी, ये इलेक्ट्रॉन का दूसरा कैरियर है, साइटोक्रोम सी। 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। देखिए ये आ गई बात। सबसे पहला काम होगा NADH से हाइड्रोजन निकालना, इसीलिए पहला कॉम्प्लेक्स पहले आया। उसके बाद में सेकंड कॉम्प्लेक्स है क्योंकि FADH बाद में शामिल हुआ, FADH और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। इससे याद भी आ जाएगा आपको कि जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बना था तो FADH बना था, वापस FAD में कन्वर्ट कर देंगे, ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा NAD में, ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा FAD में। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भाई, जब वापस NAD और FAD बननी थी तो फिर NADH और FADH क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्या कि उनसे हम 3 और 2 ATP निकाल लेंगे, 3 ATP NADH से 2 ATP FADH से निकाल लेंगे, इसलिए थोड़ी बनाई थी। एक्चुअली बच्चों देखिए, NADH और FADH को वापस NAD और FAD में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये एंड प्रोडक्ट हैं। अगर किसी भी रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट इकट्ठे होने लगे, जमा होने लगे, तो वो रिएक्शन रुक जाएगा, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। इसलिए इनको वापस इसमें कन्वर्ट करना है। ये बनाए क्यों थे? क्योंकि बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, उनके एक्सेप्टर चाहिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के एक्सेप्टर ये थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को अपने काबू में कर लिया तो NADH और FADH बन गया। अगर ये काबू में नहीं होते तो फ्री इलेक्ट्रॉन बॉडी में घूमते रहते, और फ्री इलेक्ट्रॉन के घूमने से क्या नुकसान होता है? बुढ़ापा आता है, जल्दी बॉडी में जंक लग जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन को खत्म करने के लिए तो हम हरी हरी सब्जियां और सलाद खाते हैं, सैलेड, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें कि बॉडी में जंक ना लगे। लोग कितना काम कर रहे हैं। पानी पीजिए सुबह उठ करके, बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो टर्मिनल एक्सेप्टर ही ऑक्सीजन है। बहुत सारी बातें सीखने के लिए हैं बच्चों, मजा आ जाएगा। बायोलॉजी तो अल्टीमेट ब्रांच, अगर सीख के पढ़ी जाए तो कोई मुकाबला ही नहीं। कितना है सीखने के लिए, कितना है आप सोच नहीं सकते। तो पहली बार NADH और FADH इसलिए बने क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, उनको पकड़ में लाना था। अब वापस इनसे ये इसलिए बनाए गए कि ये एंड प्रोडक्ट है, ये इकट्ठा हो गए तो रिएक्शन रुक जाएगी, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, और फिर आगे भी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आने फ्री वाले, उनको फिर ये पकड़ के लाएंगे। और इससे फायदा भी हो रहा है कि हमें ATP मिल रही है, इससे 3 और इससे 2। अब देखिए तीसरा नाम आता है साइटोक्रोम C रिडक्टेज। ये इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम C को, तो साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन लेके चलेगा, रिड्यूस हो जाएगा।
फिर चौथा वाला क्या करेगा, साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका नाम रख दिया साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन ले लिया। अभी मैं फिर से दिखाऊंगा आपको वही चीज जो आपने देखी थी, इस बार उसकी दिशा बदल के देखेंगे, ठीक है। अब फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो हेड में है उसका नाम है एटीपेज और एटीपी सिंथेटेज, ठीक है। तो बच्चों जब नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसको बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में हम कोशिश करेंगे विद इन अ डे इसको कंप्लीट करें, विद इन अ डे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। और इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, बच्चों को लगता है बहुत बड़ा है लेकिन हम उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कन्वर्ट करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी दैट विल हैव प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑल राइट, अब देखिए उसी डायग्राम को मैं फिर से बनाता हूं जो अभी आपको सिखाया। ये रही इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये इसमें रहे F0 F1 पार्टिकल, ठीक है। ये आ गया कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, इसने NADH को NAD में कन्वर्ट कर दिया। एक हाइड्रोजन निकली यहां से, उस हाइड्रोजन का प्रोटॉन यहां जमा हो गया, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गया, लेकर के कौन गया, लेकर के गया कोएंजाइम Q, UB क्यूनॉन, फर्स्ट मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। यहां पर है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, यहां पर है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, यहां पर है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, एंड सो ऑन। ये प्रोटॉन हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन आए, एटीपेज को एक्टिवेट किया, तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बन गई, ठीक है ना, आया समझ में। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचे साहब, ये इलेक्ट्रॉन पहुंचे कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास, सेकंड के नहीं, थर्ड के पास। ये जो प्रोटॉन आए थे इनको वापस यहां भेज दिया गया, एक्टिवली पंप बैक। यहां ज्यादा थे या कम थे, तो कम से ज्यादा की तरफ एक्टिवली पंप्ड बैक। ये आ गया यहां पे प्रोटॉन वापस, एक्टिवली पंप्ड बैक। अचानक से क्या हुआ, इनकी आंख खुली, ये सो रहे थे। FADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, अरे हमें भी तो पढ़ाई करनी है, हम क्लास में लेट आए भाई, हमें पीछे का कैसे मिलेगा। इनसे कहा भाई तुम लेट आए हो, जो पहले हो गया वो तुम्हारे लिए नहीं है, अब तुम आगे की क्लास करो। सर एक्स्ट्रा क्लास दे दीजिए, नहीं एक्स्ट्रा क्लास नहीं मिलेगी, अब तो जो हो गया सो हो गया। तो इन्होंने क्या करा, FADH से FAD बना दी, FADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। इसकी हाइड्रोजन आई, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया भाई, एक प्रोटॉन और आ गया, दो हो गए। अब यहां से आगे चले, दो इलेक्ट्रॉन लेके गया साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स 4 के पास, ये दो प्रोटॉन फिर से यहां आए, एटीपेज को एक्टिवेट किया, तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बन गई। यहां से दो इलेक्ट्रॉन चले साइटोक्रोम ए के पास, फिर साइटोक्रोम A3 के पास, ठीक है। और ये पूरा हमारा मैट्रिक्स था। ये प्रोटॉन दो फिर से एक्टिवली यहां पंप कर दिए गए, ये फिर से आए, एटीपेज को एक्टिवेट किया, फिर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बन गई। अब ये दो प्रोटॉन वापस जब यहां भेजे जा रहे थे तो यही रोक लिए, रुक जाओ, हाफ O2 यहां पर थी, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे। देखिए वही बात आ गई निकल करके, नहीं, दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन और हाफ O2, इससे क्या बन गया, मेटाबॉलिक वाटर, मेटाबॉलिक वाटर। और ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। चैप्टर इज ओवर। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस और 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, उनके नाम याद किए बगैर मत जाना, ठीक है। दिस चैप्टर इज ओवर।
तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड विल ट्राई टू फिनिश इट इन सिंगल क्लास ऑफ ए वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट टाइम, क्योंकि ये वाली क्लास तो रेस्पिरेशन की काफी लंबी हो गई है, बट प्लांट ग्रोथ वाली सिंगल क्लास इससे भी कम टाइम के लिए होगी, जिसे हम बोलते हैं वन शॉट विद मिनिमम टाइम. ऑल राइट, सो गुड बाय फॉर नाउ बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम. ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज. मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ ऑल द बेस्ट, ऐसा ना हो कि लास्ट में मैं भूल जाऊं जब आपका एग्जाम करीब हो. सो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय फॉर नाउ.